सो वेलकम दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसमें एक केस नहीं बल्कि दो केस को सॉल्व किया जाता है और ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है आनंद नामक एसआई के सस्पेंड होने से, पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहाँ वो एसआई रह चुका है। एक दिन एसआई आनंद के पास गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट लिखाने उसके पिता और उसके रिश्तेदार साथ में पुलिस स्टेशन आए थे। दरअसल वह लड़की 24 घंटों से अपने घर नहीं पहुंची। दरअसल वह अपने कॉलेज में एग्जाम टिकट लेने के लिए गई थी और वह 24 घंटों से लापता है और उस लड़की का नाम लवली है। यह रिपोर्ट लिखाकर उसके पिता और उसके रिश्तेदार के साथ एसआई आनंद भी उनके साथ उसकी खोज के लिए निकल पड़ता है। दरअसल वह चाय की टपरी वाले के पास रुकता है और उससे पूछताछ करना शुरू करता है और उस चाय वाले ने बताया कि मैंने कल लवली को देखा था। वह बस से उतरकर अपने घर के रास्ते वापस जा रही थी, पर उसके पीछे कुछ दो लड़के भी खड़े थे जो अक्सर लड़कियों को छेड़ा करते थे। यह बात सुनकर एसआई आनंद उन लड़कों से भी पूछताछ करने के लिए चला जाता है और उन लड़कों के घर पहुंचते ही वह समझ जाता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिससे कि ये काफ़ी घबरा रहे हैं। उन्हें वह पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करना शुरू कर देता है और काफ़ी पूछताछ के बाद उन दोनों में से एक लड़का बताता है, मैं लवली के बारे में कुछ नहीं जानता। यह बात सच है कि मैंने उसका पीछा किया था, पर मैंने उसको यह कहा था कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यह बात सुनकर लवली वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। पर हाँ, उस रास्ते से एक मछली वाला भी गुजर रहा था जो कि लवली को अच्छी तरीके से जानता था। यह बात सुनकर एसआई आनंद मछली वाले से भी पूछताछ करने के लिए चला जाता है और पूछताछ के बाद आनंद सीधा लवली के घर जाता है और उसके दीवार पर लगी तस्वीरों से उसे पता लग जाता है कि लवली जीसस को काफी मानती थी। दरअसल लवली एक नन बनना चाहती थी, पर उसके पिता ने साफ साफ इनकार कर दिया उसे नन बनने से। और साथ ही एसआई आनंद को उसके पिता ये भी बताते हैं कि वह अक्सर फादर से मिलने जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ लवली की खोज पूरे जंगलों में जारी थी। वहीं आनंद ये भी सोच रहा था क्यों ना एक बार फादर से भी पूछताछ कर ली जाए। यह बात कांस्टेबल से आनंद पूछता है कि तभी कांस्टेबल बताता है कि चर्च में जाना पुलिस का सख्त मना है। फिर भी आनंद वहां अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए कि तभी वहां के लोग उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। लोगों के रोकने पर भी एसआई आनंद नहीं रुकता और उनसे मुठभेड़ कर लेता है कि तभी एसआई आनंद का सुपीरियर आनंद को रोक देता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? चर्च में जाना पुलिस वालों का सख्त से सख्त मना है। कि तभी पीछे से एक खबर आती है कि कुएं में एक लाश मिली है और सारे पुलिस वाले उस कुएं के पास खड़े हो जाते हैं उस लाश को देखने के लिए, जो कि एक बोरे में थी। उस बोरे को जैसे ही खोला जाता है तभी लवली के पिता देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। दरअसल यह लाश लवली की ही थी और एसआई आनंद को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि अब तक तो वह लड़की एक गुमशुदा थी, पर अब वह मर चुकी है। यह बात जानकर एसआई आनंद पुलिस स्टेशन जाता है। वहां उसका सुपीरियर उन लड़कों से दोबारा से पूछताछ करता है और उन्हें काफ़ी मारता पीटता भी है। पर आनंद को कहीं ना कहीं चर्च के फादर के ऊपर शक था, पर उसके सुपीरियर्स उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वह जाकर चर्च की छानबीन कर सकें और वह किसी और काम में आनंद को लगा देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आनंद लवली की लाश जहां मिली थी उसके आसपास काफ़ी बारीक तरीके से छानबीन करता है। कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एसपी भी आ चुका था और एसपी कहता है कि इंस्पेक्टर जल्द से जल्द इस केस को रफा दफा करो, क्योंकि इस केस के चक्कर में हम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। इसलिए इस केस को किसी और के सिर डालकर जल्द से जल्द हमें फ्री करो। कि तभी इंस्पेक्टर किसी आदमी की तलाश करता है जिसके सिर यह केस डालकर यह दोनों फ्री हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद बारीकी से इस केस को छानबीन कर रहा होता है और इंस्पेक्टर और एसपी को बताता है कि अगर लवली की लाश को ठिकाने लगाना ही था तो इस पास वाले कुएं में क्यों नहीं लगाया, उसे इतना दूर ले जाने की क्या जरूरत थी। और तो और इस कुएं के पास कोई ऐसा घर नहीं जहां कोई रहता हो, सिर्फ फादर का एक चर्च है। आनंद का साफ साफ इशारा सीधा चर्च के ऊपर था। यह बात एसपी भी समझ चुका था, इसीलिए एसपी उसे सीधा सीधा वार्न करता है कि तुम इस केस से बाहर हो और इसमें अपनी दखलंदाजी मत करना। यह बात सुनकर आनंद भी काफी दुखी होता है। तो वहीं एक तरफ पुलिस वाले कुत्ते की मदद से गुनहगार को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। ढूंढते ढूंढते वह फादर के चर्च के पास भी पहुंच जाते हैं।
और वह कुत्ता चर्च के सामने खड़ा होकर भौंकने लगता है, जिससे कि आनंद का शक यकीन में बदल जाता है। पर वहां खड़े एसपी और इंस्पेक्टर वहां से उस कुत्ते को ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद भी किसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी लवली के पिता आनंद के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि आखिरी बार एक बस कंडक्टर ने लवली को फादर के गेट के सामने देखा था। यह बात उसने मुझे खुद बताई है। यह बात सुनकर आनंद एक प्लान बनाता है फादर के घर की छानबीन करने के लिए। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है फादर के घर पे, जहाँ पर एक चोर फादर के घर पे रखी हुई ट्रॉफी और कुछ सामान चोरी कर दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल जाता है और फादर ये बात समझ जाता है कि उसके घर में चोरी हुई है। अगले ही दिन आनंद उस चोर को लेकर फादर के घर पर पहुंच जाता है और फादर से पूछता है, क्या आपके घर पर कल चोरी हुई थी? हमें इस आदमी से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं, हमें लगता है यह आपकी हो सकती है। यह बात सुनकर फादर बताता है, कल मेरे घर पर चोरी हुई थी, पर मुझे इसकी कोई कंप्लेन नहीं करनी, मुझे मेरा सामान मिल गया, बस इतना ही काफ़ी है। पर आनंद कहता है, नहीं, हमें तो छानबीन करनी पड़ेगी, क्या पता इसने कुछ और भी चुराया हो। कि तभी आनंद अपनी फोरेंसिक टीम के साथ फादर की घर की तलाशी करता है, जिसमें चूड़ी के टुकड़े और काफ़ी सारे हेयर सैंपल्स भी मिलते हैं, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि लवली की हत्या से पहले वह फादर के घर ज़रूर आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आनंद को भी पता लग गया था कि हत्या में किसका हाथ है। वहीं दूसरी तरफ आनंद लवली की बड़ी बहन को पुलिस स्टेशन भी बुला लेता है और हाथ में हेयर सैंपल पकड़कर अपने सुपीरियर से बताता है, फादर का एक भांजा भी है जो कि लवली की हत्या के एक दिन पहले ही फादर के घर आया होता है और किसी कामवश फादर को कहीं जाना पड़ता है और उसी समय वह अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, लवली की बड़ी बहन होती है और उन दोनों को एक साथ देखकर लवली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और लवली कहती है, मैंने तुम दोनों को पहले भी एक साथ देखा है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। यह बात सुनकर लवली की बड़ी बहन और डैन दोनों ही मिलकर लवली का मुंह बंद कर अंदर ले जाते हैं, जिससे कि वह सांस भी नहीं ले पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के बाहर एक पोस्टमैन आकर खड़ा होता है और सारी खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, पर वहीं डैन लवली का मुंह बंद कर एक कमरे में रखता है, जिससे कि पोस्टमैन को खबर न हो कि अंदर कोई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लवली की हत्या हो चुकी है, क्योंकि डैन ने उसके मुंह को काफ़ी दबाकर रखा था, जिससे कि वह सांस नहीं ले पा रही थी और दम घुटने के कारण लवली की मौत हो जाती है। यह देखकर उसकी बड़ी बहन शौक हो जाती है और डैन भी। तो वह दोनों लवली की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचते हैं, पर तब तक वह फादर के ही घर में उसे कहीं छुपाकर लवली की बड़ी बहन अपने घर आ जाती है और घर वाले भी लवली की चिंता कर रहे होते हैं कि अब तक लवली घर क्यों नहीं आई। पर उसकी बड़ी बहन को तो पता है कि लवली अब कभी भी घर वापस नहीं आने वाली। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लवली की बड़ी बहन और डैन दोनों ही मिलकर लवली की लाश को बोरे में डालकर घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाते हैं और वहीं पास में एक कुएं में फेंक देते हैं, जिससे कि आनंद यह बात अपने सुपीरियर्स को बता देता है और उन्हें साबित कर देता है कि ये केस क्लोज हो चुका है। पर उस केस की एक दिन सुनवाई होती है, जिस दिन डैन को आनंद लेकर कोर्ट जा रहा होता है और जिस दिन इस केस की सुनवाई होती है उस दिन उसके सुपीरियर्स ने बताया था कि काफ़ी सतर्क होकर जाना, क्योंकि इसके कम्युनिटी वाले कहीं तुम पर हमला ना कर दें। इसी बात का फ़ायदा उठाकर डैन वहां से भाग जाता है और भागते भागते रेल पटरी के फाटक पर डैन पहुंच जाता है और फाटक बंद होने के कारण पुलिस वाले उसे नहीं रोक पाते और तभी उधर से आई ट्रेन डैन को उड़ा देती है, जिससे कि डैन की मौत हो जाती है और इस बात की सज़ा आनंद को भुगतनी पड़ती है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके 4 साथियों के साथ साथ आनंद को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है, जहां आनंद को सस्पेंड कर दिया गया था। अब यहां आनंद सस्पेंड लेटर को कैंसिल करवाने के लिए एसपी के पास आया होता है, जहां एसपी उसे बताता है कि अब तुम्हें मैं एक नया केस दे रहा हूं, जिसे तुम्हें अपने साथियों के साथ थोड़ी छानबीन के बाद केस क्लोज कर वापस आ जाना है, क्योंकि ये केस काफ़ी पुराना है। 6 साल से इस केस को कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया। अगर तुम्हें इस केस के बारे में कुछ सुराग मिलता है तो तुम इस केस को सॉल्व भी कर सकते हो। मुझे पता है अगर तुम कुछ ठान लो तो उसे पूरा करके ही छोड़
छोड़ते हो। पर इस बार पिछली बार की तरह कोई गलती मत करना। अगर तुम्हें कुछ सुराग मिले तो तुम सीधा मुझे बताना अपने साथियों के साथ। यह बात सुनकर आनंद अपने साथियों से बात करता है और अगले ही दिन उस केस के लिए गांव पहुंच जाता है कि जहां मुखिया अपने लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहा था कि वह अगर केस सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मुजरिम को ट्रेन के आगे फेंक देते हैं। यह बात सुनकर आनंद भी काफ़ी गुस्सा हो रहा था कि वह हमारे खिलाफ अपने लोगों को क्यों भड़का रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आनंद अपने रहने की जगह को भी ढूंढता है, क्योंकि वहाँ गांव में उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं देने को तैयार था। फिर भी वहाँ एक पुलिस वाला था जो कि इनके एसपी के कहने पर आनंद को रूम देने को तैयार हो जाता है और सारी केस की डिटेल्स शेयर कर देता है आनंद से और पूरी डिटेल में उन्हें बताता है कि कैसे इस केस को 6 साल हो चुके हैं और फिर भी वह मुजरिम पकड़ा नहीं गया। फिर वह पुलिस वाला उन्हें बताता है कि आप जिस लड़की की हत्या के बारे में छानबीन करने आए हैं उसका नाम श्रीदेवी है और वह पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी है और उसकी माँ ने सिंगल पेरेंट ही उसकी परवरिश की, क्योंकि उसके पिता उसकी माँ को काफ़ी मारा पीटा करते थे। इस कारण उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसकी माँ ने सिलाई कर कर उसकी परवरिश की थी और वह दोनों ही रहा करते थे। श्रीदेवी का मानना ये था कि वह कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे भी वैसा ही पति मिलेगा जैसे कि उसकी माँ को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ पोस्टमैन भी श्रीदेवी के फ्रेंड की चिट्ठियाँ लाया करता था। तो वहीं एक दिन हम देखते हैं कि श्रीदेवी की हत्या हो चुकी है और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया गया है और उसे काफी बुरी तरीके से मारा गया था, जिससे कि उसके चेहरे पर काफी सारे निशान बन गए थे। और इसी केस के सिलसिले में आनंद की टीम गांव आई होती है और वह पुलिस वाला जिसका नाम नायर है वह सारी डिटेल्स इनके साथ शेयर करता है और कौन कौन सी गलतियां पिछली टीम वाले ने की थी वह सब भी इन्हें बताता है, जिससे कि यह पहले ही उन गलतियों को ना करें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नायर और आनंद की टीम सुभाष के ऊपर शक करते हैं, क्योंकि सुभाष उन लोगों में से है जिसकी बुरी नज़र श्रीदेवी पर पड़ती थी। वह अक्सर सुभाष के घर टीवी देखने के लिए जाया करती थी, जिससे कि सीधा उनका शक सुभाष के ऊपर गया और उससे भी पूछताछ की गई, जिसमें कि आनंद सुभाष से पूछता है कि श्रीदेवी की हत्या के दिन तुम कहाँ थे। और सुभाष डरते और सहमते हुए बताता है कि मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए मैं उस दिन वहां पर नहीं पहुंचा। पूछताछ के बाद आनंद फिर से अपने साथियों के साथ श्रीदेवी के घर गया और उसे वहां एक चिट्ठी मिलती है जो कि उसके फ्रेंड की थी, जो मुंबई में रहा करती थी। अब आनंद उसके फ्रेंड से भी पूछताछ करने उसके घर पहुंच जाता है, जिसमें कि उसे पता लगता है कि अक्सर श्रीदेवी और उसकी फ्रेंड की बातचीत चिट्ठियों द्वारा ही हुआ करती थी। अब उसके फ्रेंड के कहने के मुताबिक आनंद भी पंचायत भवन पहुंच जाता है मुखिया से पूछताछ करने के लिए और पूछताछ में वह पूछता है कि कौन कौन श्रीदेवी की फ्रेंड्स में से मुंबई गया था और मुखिया पूछताछ में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह आनंद को अपना दुश्मन मानता है। फिर आनंद की नज़र उस चिट्ठी पर पड़ती है, जिससे कि उसे पता लगता है कि यह चिट्ठी मुंबई नहीं बल्कि हरियाणा से आई है। इस बात को लेकर आनंद फिर से उसके फ्रेंड से पूछताछ करता है और उसकी फ्रेंड उस लेटर को देखते हुए कहती है यह तो मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। जिसके बाद आनंद फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। दरअसल आनंद को अब तक इस केस के सिलसिले में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद वह काफ़ी निराश होता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथियों से आनंद को पता लगता है कि श्रीदेवी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद वह मुखिया के घर दोबारा से जाता है, जिससे कि आनंद गांव वालों की हैंडराइटिंग से उस लेटर की हैंडराइटिंग को मिला सके। उस लेटर की जांच करने के लिए पंचायत भवन में पहुंच जाता है और मुखिया से वह रजिस्टर ले लेता है, जिसमें कि सारे गांव वालों के हस्ताक्षर और डाटा होते हैं। और उस हस्ताक्षर और डाटा के अकॉर्डिंग आनंद को यह पता लगता है कि यह तो हैंडराइटिंग दरअसल जगदीश की है, जो कि करुणाकरम का बेटा है। और उसे भी पूछताछ करने के लिए आनंद अपनी टीम के साथ उसे बुला लेता है और पूछताछ के दौरान उसे एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई जाती है, जिसमें कि उसके बेटे की वॉइस होती है और उससे वह पूरी डिटेल उसे बताता है कि कैसे श्रीदेवी और तुम्हारा बेटा बचपन से प्यार करते हैं और तुम्हें यह बात काफ़ी खटक रही थी और तुम इस गांव के एक इज्जतदार आदमी हो, जिसलिए तुम्हें इस रिश्ते को नामंजूर करने के लिए उस लड़की की हत्या कर दी और तुम्हें यह भी पता था कि वह 3 महीने प्रेग्नेंट है। इतना सब कहने के बाद आनंद उसे ये भी कहता है कि मुझे पता लग गया है
कि गुनहगार कौन है। करुणाकरम के जाने के बाद वहां हम देखते हैं कि आनंद का एसपी भी आ चुका है। तो वहीं एक तरफ रिटायर ऑफिसर नायक ने भी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और उसने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि कैसे उसने श्रीदेवी की हत्या की। और उस लेटर को पढ़ने के बाद एसपी को यह पता लग जाता है कि वह करुणाकरम का बेटा नहीं बल्कि नायक का बेटा आकाश है, जो कि श्रीदेवी से प्यार करता था और वो भी आईटीआई कोर्स कर नोएडा में एक जॉब कर रहा था, जिससे कि यह केस साफ साफ समझ में आने लगा था आनंद को। और आनंद को यह भी पता लग जाता है कि अब तक जितने भी पुलिस ऑफिसर आए थे इस केस के सिलसिले में उसे डाइवर्ट किया गया था नायक के द्वारा, और जितने भी अब तक पोस्टमैन द्वारा चिट्ठियां आया करती थीं उसके बेटे की, उसे भी वह पढ़ा करता था और श्रीदेवी की भी जितनी भी चिट्ठियां थीं उसे भी वह पढ़ा करता था, जिससे कि नायक को यह पता लग गया था कि श्रीदेवी उसके बेटे से प्यार करती है और वह 3 महीने प्रेग्नेंट है, जिससे कि नायक को यह भी पता लग गया था कि वह एक छोटी जात की है। इसी कारण से नायक को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके कारण उसने श्रीदेवी की हत्या कर ली। अंत में उसने लेटर लिखकर अपनी भी जान दे दी। हालांकि यह बात आनंद को पहले ही पता लग गई थी, इसीलिए उसने करुणाकरम से पहले ही बातचीत कर यह प्लान रचा था, क्योंकि करुणाकरम का बेटा जगदीश और नायक का बेटा आकाश यह दोनों ही बचपन से दोस्त थे और दोनों ही नोएडा में काम करते थे। और आनंद भी यह चाहता था कि रिटायर ऑफिसर नायक भी अपना जुल्म खुद ही कबूल करें। इसीलिए करुणाकरम को जिस समय पूछताछ की गई थी उस समय नायक को भी आनंद ने बुलाया था, जिससे कि आनंद का शक यकीन में बदल गया। हालांकि यह केस सॉल्व हो चुका था, पर एक बार फिर आनंद के हाथ मुजरिम नहीं लगता और वह खुद आत्महत्या कर लेता है, बिल्कुल पहले स्टोरी की तरह। और इस बार भी आनंद को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता, पर एक बार फिर आनंद अपने साथियों के साथ एक नए केस के सिलसिले में निकल पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।